द जूल इन द क्राउन, अंग्रेजों से पहले का भारत। भारत रंगों का देश, इतिहास से भरा हुआ, अलग अलग संस्कृतियां, हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। कई सदियों तक इसके खजाने, मसालों से लेकर रेशम तक ने दूर दूर से व्यापारियों और विजेताओं को आकर्षित किया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत पर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का राज्य था। उनके शासन में कला, वास्तुकला और साहित्य फला फूला। मुगल बादशाह चंगेज खान के वंशज एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य पर राज करते थे। उन्होंने अपने शक्ति और कलात्मकता दिखाने के लिए शानदार शहर और भव्य स्मारक बनवाए। भारत, जिसे ज्यूल इन द क्राउन के नाम से जाना जाता था, समृद्धि और वैभव का देश था। हालांकि मुगल साम्राज्य भी कमियों से अछूता नहीं था। आंतरिक संघर्ष और कठोर सामाजिक व्यवस्था ने इसकी विविध आबादी के भीतर तनाव पैदा कर दिया। मुगल साम्राज्य की इस कमजोरी ने दूर देश से आए महत्वाकांक्षी नवागंतुकों, अंग्रेजों के लिए अवसर पैदा किए। किसी को नहीं पता था कि इन व्यापारियों का आगमन भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, जो शोषण और प्रतिरोध दोनों से चिह्नित होगा। कैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, यह कहानी महत्वाकांक्षा, चालाकी और एक कमजोर साम्राज्य के शोषण की एक जटिल कहानी है। द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडर्स विद एम्बिशंस ऑफ एम्पायर। यह बस एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी, ये तो बहुत बड़े इरादों और महत्वाकांक्षाओं वाली एक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में भारत के तटों पर एक नया खिलाड़ी आया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन उनका नजरिया केवल व्यापार से कहीं आगे तक था। मसालों के आकर्षक व्यापार से प्रेरित होकर कंपनी ने प्रमुख तटीय शहरों में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की। These outposts soon became bustling centers of activity, laying the groundwork for something much larger. वे चतुर व्यापारी थे जो भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने और मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाने में माहिर थे। Their ability to navigate the intricate web of Indian politics gave them a significant edge. शुरुआत में कंपनी ने मुगल बादशाह की अनुमति से काम किया, लेकिन जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षाएं केवल व्यापार से आगे बढ़ गईं। They began to see the potential for greater control and influence. उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप पर अपने प्रभाव और नियंत्रण का विस्तार करने का अवसर देखा। The vast and diverse landscape of India presented numerous opportunities for expansion. अंग्रेज धैर्यवान और योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे। They meticulously planned their moves, ensuring that each step was calculated and strategic. उन्होंने मुगल साम्राज्य की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाया, अलग-अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। By exploiting the weakening Mughal Empire, they sowed discord among various factions. कंपनी ने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय सैनिक शामिल थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। This army, composed of both British and Indian soldiers, became a formidable force. इस शक्तिशाली सेना ने उन्हें स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप करने और धीरे-धीरे क्षेत्रीय शासकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी। Their military might allowed them to intervene in local conflicts, gradually asserting dominance over regional rulers. जो एक विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ति की तलाश में बदल गया। What began as a purely commercial venture slowly transformed into a quest for political power. The East India Company अपनी क्रूर महत्वाकांक्षा और बेहतर सैन्य शक्ति के साथ ढलते मुगल साम्राज्य द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने के लिए तैयार थी। With their ruthless ambition and superior military strength, they were poised to fill the void left by the declining Mughal Empire, reshaping the future of the Indian subcontinent. The fall of the Mughals, internal weakness and external pressure. एक समय का शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अंदर से ही टूट रहा था। उत्तराधिकार के विवादों और आंतरिक विद्रोहों ने मुगल बादशाहों के केंद्रीय अधिकार को कमजोर कर दिया। साम्राज्य, जो कभी एकता और ताकत का प्रतीक था, अब खंडित और कमजोर हो गया था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अवसर को भांपते हुए इन विभाजनों का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। उन्होंने असंतुष्ट स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाए, उन्हें वफादारी और रियायतों के बदले समर्थन का वादा किया। 1757 में प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में द ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस निर्णायक जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जो एक धनी प्रांत था और विशाल संसाधनों का प्रवेश द्वार था। प्लासी में जीत ने अंग्रेजों को उत्साहित किया। पूरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया।
मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह से कमजोर और द ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने में असमर्थ अपने पतन के कगार पर था। सेक्शन 4 डिवाइड एंड कॉन्कर एक्सप्लॉइटिंग रिलीजियस एंड कास्ट डिफरेंसेस। अंग्रेज चालाकी के माहिर थे और वे फूट डालो और राज करो की नीति को अच्छी तरह समझते थे। वे भारत की सामाजिक संरचना की विविधता को पहचानते थे, जिसमें असंख्य धर्म, भाषाएं और जातियां थीं। इस विविधता को उन्होंने अपने लाभ के लिए एक अवसर के रूप में देखा। इस जटिल ताने बाने को एकजुट करने की कोशिश करने के बजाय अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इसका फायदा उठाना चुना। उन्होंने भारतीय समाज की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपने नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने धार्मिक मतभेदों को उजागर किया, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया और मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया। धार्मिक नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर उन्होंने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश प्रशासन ने ऐसी नीतियां लागू की जो कुछ समुदायों को दूसरों के मुकाबले तरजीह देती थीं, जिससे विभिन्न समूहों के बीच नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ। इन नीतियों ने भारतीय समाज में गहरे विभाजन को और मजबूत किया। फूट डालो और राज करो की यह नीति नियंत्रण की ब्रिटिश रणनीति का केंद्र थी। यह नीति न केवल उनके शासन को स्थिर रखने में मददगार थी, बल्कि भारतीय समाज को भी कमजोर करती थी। भारतीय आबादी को विभाजित रखकर उन्होंने अपने शासन के खिलाफ किसी भी एकजुट विरोध को रोका। इस विभाजन ने भारतीयों को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने से रोका। उन्होंने जाति व्यवस्था को मजबूत किया। इसका उपयोग एक ऐसी पदानुक्रमित समाज बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जो उनके हितों की पूर्ति करता था। जाति व्यवस्था को बनाए रखकर उन्होंने भारतीय समाज में गहरे सामाजिक विभाजन को और बढ़ावा दिया। ब्रिटिश प्रशासन अक्सर उच्च जाति के भारतीयों को अधिकार के पदों के लिए तरजीह देता था, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा होता गया। उच्च जातियों को विशेषाधिकार देकर उन्होंने निचली जातियों के प्रति भेदभाव को और बढ़ावा दिया। मौजूदा सामाजिक भेदभाव का फायदा उठाने की यह रणनीति सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक दुखद रूप से प्रभावी तरीका साबित हुई। इसने भारतीय समाज को कमजोर किया और ब्रिटिश शासन को लंबे समय तक बनाए रखा। सेक्शन 5 द ब्लीडिंग ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने भारत को अपने फायदे के लिए शोषण किए जाने वाले धन के विशाल भंडार के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय संसाधनों का दोहन किया और उन्हें अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक उद्यम में बदल दिया, जो ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार था। भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया गया और ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। कपास, नील और चाय जैसे कच्चे माल को ब्रिटेन भेज दिया जाता था, जहां उन्हें ब्रिटिश कारखानों में संसाधित किया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी मुनाफे पर बेचा जाता था। इस प्रक्रिया में भारतीय श्रमिकों का शोषण किया गया और उन्हें बहुत कम मजदूरी दी गई। भारत, जो कभी तैयार माल का एक प्रमुख निर्यातक था, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में सिमट कर रह गया था। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। भारत के संसाधनों की इस व्यवस्थित लूट ने व्यापक गरीबी और व्याद्योगीकरण को जन्म दिया। भारतीय समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गई और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी और कुपोषण आम हो गए। पारंपरिक भारतीय उद्योग ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ ध्वस्त हो गए, जिससे लाखों कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। उनकी आजीविका छिन गई और वे गरीबी में धकेल दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए, जिससे उन्हें खाद्य फसलों के बजाय नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन नकदी फसलों से ब्रिटिश व्यापारियों को भारी मुनाफा हुआ, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति और खराब हो गई। कृषि पद्धतियों में इस बदलाव के कारण अक्सर अकाल पड़ते थे, क्योंकि किसानों के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए बहुत कम भोजन बचता था। अकाल के दौरान लाखों लोग भूख से मर गए और भारतीय समाज में त्रासदी फैल गई। भारत से निकाले गए धन ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, जबकि भारत को गरीब और अविकसित छोड़ दिया। ब्रिटिश उद्योगों की समृद्धि भारतीयों की गरीबी की कीमत पर आई और इस आर्थिक शोषण का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।